किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और किसी भी व्यवसाय को लाभ जानना बहुत ज़रूरी है। लाभ का पता लगाने के लिए, किसी व्यवसाय के आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए हमको ये पता लगता है कि किसी व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है एक अवधि समाप्त होने के बाद, जो कि सामान्यतः 12 महीने की होती है। तो 12 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद व्यवसाय का लाभ कितना हुआ है, व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इन सब की जानकारी के लिए बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रलेख है, विवरण है, जिसके ज़रिए व्यवसाय के बारे में बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं और इन सूचनाओं के आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो एक व्यवसाय के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं कि ये जो व्यावसायिक वित्तीय विवरण है, किसी भी व्यवसाय के लिए जो वित्तीय विवरण बनाया जाता है, इसका जो नेचर है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके की इसकी प्रकृति है। तो सबसे पहले जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें बहुत सारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसको ध्यान में रखकर, उनके जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उन सबको ध्यान में रखकर वित्तीय विवरण की तैयारी की जाती है। और वित्तीय विवरण बनाने से पहले जो सबसे पहले यानी कि जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद लेजर यानी खाता बही बनाया जाता है। फिर उनके अर्थमेटिक जांच के लिए, यानी कि वो नियम के अनुसार बनाए गए हैं नहीं, उसमें नियमों का पालन किया गया है नहीं, ये सब का पता लगाने के लिए, कोई इसमें गलती तो नहीं की, उसकी शुद्धता का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों में ये पता लगाया जाता है कि इसमें लेखांकन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इसका ध्यान रखा गया है या नहीं। यानी कि जैसे कि जो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, उन सब को किस तरीके से करना है, किस प्रणाली का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो ये सब चीज़ें लेखांकन अवधारणा में आती हैं। इसके अलावा इसका जो ये भी देखना होता है कि इसमें व्यक्तिगत निर्णय यानी पर्सनल जजमेंट क्या है, क्योंकि लेखांकन अवधारणाएं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी परंपराएं हैं, इन सब को फॉलो करते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो कुछ निर्णय स्वयं से ले सकता है, उस पर किसी तरीके का दबाव नहीं होता है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर हम मूल्यांकन की बात करें, जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, जो स्टॉक बचा है, जो बिकने से अभी रह गया है और स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन यानी कि कैसे पता लगाया जाए कि स्टॉक कितने मूल्य का है। तो इस स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए कुछ उसकी विधियां हैं, जिसको हम लीफो फीफो बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टॉक पहले आया है उसके बेस पे उस स्टॉक, बचे हुए स्टॉक का मूल्यांकन करना है, या जो स्टॉक बाद में आया है और जो बचा हुआ है उसका मूल्यांकन बाद वाले प्राइस के हिसाब से किया जाए। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो ये पर्सनल जजमेंट कहलाता है। इसके अलावा इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो वित्तीय विवरण बनाया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या चीज़ पता करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से एक तो ये पता लग जाता है कि जैसे मेन तो यही है कि लाभ हानि पता लगा करना है और उसका चिट्ठा के बारे में पता करना है, बैलेंस शीट पता करनी है, फाइनेंशियल जो वो पोजीशन है व्यवसाय की वो पता करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी उद्देश्य होते हैं, जैसे कैश फ्लो के बारे में कि कितना कैश आ रहा, कितना कैश गया है, इन सब का पिछली बार कितना कैश प्रवाह हुआ था, इस बार कितना हुआ है,
बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए। तो ये कैश फ्लो मेन है, इसका पता लगाने के लिए भी स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके अलावा अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है पिछले साल की, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट अकाउंट के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो भी जानकारी मिली है, तो उसके बेस पर, उसके आधार पर भविष्य में क्या योजनाएं बनानी है, भविष्य में कितना क्या प्लान बनाना है, उसके लिए क्या योजना है, तो जो पूर्वानुमान किया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि जो पिछले साल की सूचना है, उस सूचना के आधार पर भविष्य के लिए अनुमान लगाना, ये फोरकास्टिंग कहलाती है, पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें कुछ सूचनाएं चाहिए, पिछले साल की, गत वर्ष की सूचना चाहिए, और उस सूचना के आधार पर ही प्लान या योजना बनाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, पिछले कई सालों के स्टेटमेंट के आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये जो फोरकास्टिंग है, ये भी एक उद्देश्य है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। इसके अलावा मैनेजमेंट जो वहाँ का है, प्रबंध है, उसकी योग्यता का मूल्यांकन कैसे होगा। अगर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, बैलेंस शीट के देखने से पता लगता है कि किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है और बराबर स्थिति अच्छी होती जा रही है, लाभ अच्छा दे रहा है और बराबर लाभ बढ़ता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से बिक्री बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ों से पता लगता है कि जो प्रबंधकी योग्यता है, उनकी योग्यता के बारे में, यानी कि उसकी योग्यता के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो जो प्रबंधकी योग्यता का मूल्यांकन है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए आसानी से पता लग जाता है। इसके अलावा उसकी जो अर्जन क्षमता है, यानी कि कितनी अर्निंग हो रही है, और उससे भविष्य के लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी क्या मूल्यांकन है, तो इसलिए जो भी सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पर ये सारी हमें मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से अर्जन शक्ति का भी पता लग जाता है। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियल स्टेट का जो उद्देश्य पूरा करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए भी, यानी उसके अंदर वो सारी क्वालिटी भी होना चाहिए जिसके ज़रिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए हमें जो जानकारी चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जब बनाया जाएगा तो उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितनी तरीके की विशेषताएं या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है वो है इसकी जो सरलता है, यानी सरलता का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाया जाए कि एक आम आदमी भी उसको आसानी से समझ सके, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से जो उसका उद्देश्य है वो कई लोगों को उसको ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो महत्व है वो कई लोगों के लिए है। तो अगर सरल होगा तो हर कोई उसको आसानी से समझ सकता है और उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से उसको सूचना मिल जाएगी। तो इसलिए सिंप्लिसिटी या सरलता का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके लिए किसी तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ज़्यादा गणना की ज़रूरत ना पड़े, और आसानी से उसको समझ लिया जा सके। इसके अलावा है प्रासंगिकता। इसका मतलब होता है कि इसकी जो सूचनाएं इसके ज़रिए जो मिल रही है तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। सूचनाएं जो दी जा रही है, तो सूचना जो दी जा रही है वो काम की है या नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारी सूचनाएं मिल जाएं जो उसको काम की। ऐसा ना हो कि जो काम की सूचना है वो नहीं मिल पा रही है और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा निकल रही है, यानी कि जो निष्कर्ष है वो सही निकल कर आना चाहिए। तो इसलिए प्रासंगिकता का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो उद्देश्य है वो सूचना जो प्रदान कर रहा है या सूचना जिसको दी जा रही है, तो सूचना प्रदान करने वाले को ये बहुत ज़रूरी है कि वो सही सूचना उसको दे। इसके अलावा है ये जो विश्वसनीयता, यानी कि जो सूचना मिल रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए, तो वो कितनी विश्वसनीय है, उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। और ये विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर लोगों का विश्वास इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट गया तो जो आगे आने वाला स्टेटमेंट होगा उस पर भी लोग आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते वक्त इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो विश्वसनीयता है उसमें प्रश्न चिन्ह ना लगने पाए। जो भी ज़रूरी सूचना है वो ज़रूरी सूचना दी जाए, कोई उसमें झूठ ना हो, ताकि लोगों का उसमें जो विश्वास है वो हटे। इसके अलावा है पूर्णता, कंप्लीटनेस का मतलब है कि सारी सूचनाएं एक ही जगह पर मिल जाए। ऐसा ना हो कि कुछ सूचनाएं अधूरी रह जाए और उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए फिर लोगों को इधर उधर भटकना पड़े। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो वित्तीय विवरण है इसका फ़ायदा कौन कौन से लोग उठाते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल किन किन लोगों के ज़रिए किया जाता है, किन लोगों के लिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है या उसका जो महत्व है वो एक विनियोजक के लिए है। विनियोजक उसको बोलते हैं जो अपना पैसा किसी कंपनी में लगाता है, और ये पैसा यानी जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में लगा रहा है वो इस उद्देश्य के से लगा रहा है कि इसको हमें इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, कुछ हमें लाभ मिलता रहेगा हर साल, और बल्कि ना सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि जो लाभ की मात्रा है वो भी हर साल बढ़ती जाएगी। तो जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं वो मुख्यतः अंश पे लगाते हैं, शेयर्स पे पैसा लगाते हैं, ऋण पत्र पे यानी डिबेंचर पे पैसा लगाते हैं। तो जब वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा एक तो धन सुरक्षित रहे, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहे। तो अब इन सब को पता लगाने के लिए एक विनियोजक सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। उससे ये पता लगता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, लाभ किस तरीके का दे रहा है यानी उसकी लाभार्जन क्षमता किस तरीके की है, अंश जो शेयर से हैं उनकी मार्केट वैल्यू किस तरीके की है, लोगों में जो उसकी फेस वैल्यू है उसकी क्या है और मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने में वो परचेज़ और सेल किया जा रहा है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज़्यादा सुरक्षित है। इन सब को ध्यान में रख कर ही यानी डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, तो अगर अच्छा डिविडेंड पे किया जा रहा होगा तभी उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करेगा, पैसा सुरक्षित होगा तभी वो पैसे को अपने इन्वेस्ट करेगा। तो एक विनियोजक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऋणदाता, लेंडर्स, ऋणदाता वो होते हैं जो पैसा उधार देते हैं, किसी भी व्यावसायिक संस्थाओं को जो लोग पैसा दे रहे हैं उधार, तो जो पैसा उधार दे रहे हैं वो या तो एक बैंक हो सकता है या फिर कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्पेशली व्यावसायिक संस्थानों को ही पैसा देते हैं, और ये जो पैसा देते हैं उधार ऋण के रूप में जो देते हैं पैसा, वो लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं। तो पैसा जब वो देंगे, उधार देंगे, तो वो आंख बंद करके नहीं देंगे, पहले वो ये देखेंगे कि इस व्यावसायिक संस्था की जो फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, क्या वो इस लायक है कि भविष्य में वो उधार लिए गए पैसे को वापस कर देगा। तो इसलिए ऐसे ऋणदाताओं के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसी आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि किसी व्यावसायिक संस्था को पैसा उधार दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो पैसा उधार दे देगा, और वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, उसे लगता है कि शायद ये रीपे नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पैसे को फंसाना उचित नहीं समझेगा, बल्कि वो किसी दूसरे व्यावसायिक संस्था को ऋण देना पसंद करेगा जिसकी कि जो व्यावसायिक पोजीशन है वो यानी आर्थिक स्थिति है जिसकी कि ज़्यादा अच्छी हो। इसके अलावा है यहाँ पर जो प्रबंध है, प्रबंध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रबंध ये देखता है, एक तो ये जो व्यावसायिक संस्था है उसके प्रबंध को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता लग जाता है कि उसकी योग्यता किस तरीके की है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, और दूसरे उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो भविष्य के लिए योजना बना सकता है। तो जो पूर्वानुमान है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, फोरकास्टिंग जब भी की जा सकती है सबकी पिछले कुछ सालों की सूचना मिल जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पिछले सालों की, पिछले कुछ वर्षों की जो सूचना मिल जाती है उसके बेस पर वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। प्रबंध किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए योजना बना सकता है, तो ये प्रबंध के लिए बहुत ही अति आवश्यक विवरण है। इसके अलावा है सरकार। एक सरकार के लिए भी वित्तीय विश्लेषण
की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि जो व्यावसायिक संस्थान है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके की है, वो उन्नति पर है या नहीं है, और उसके आधार पर ही ये पता लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है। तो सरकार के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आता है कर्मचारी को ये पता लगाना होता है कि उसका जो प्रयास है वो किस तरीके का है, उसके प्रयासों से क्या व्यावसायिक संस्था को लाभ मिल रहा है, उसकी लाभार्जन क्षमता न सिर्फ मिल रही है बल्कि वो बढ़ती भी जा रही है, और इससे वो अपनी कुछ मांगे भी मांग सकते हैं। वित्तीय मांग जो उनकी हो सकती है, उनकी मजदूरी के बारे में है, वर्किंग कंडीशंस के बारे में, उनकी कुछ वेलफेयर्स के बारे में, उनकी कुछ सहूलियतों के बारे में, सुविधाओं के बारे में वो मांग कर सकते हैं। तो ये मांग जब भी कर सकते हैं जबकि व्यावसायिक संस्था को अच्छा लाभ मिल रहा हो। लाभ के बारे में उसको जानकारी जब भी होगी जब उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपलब्ध कराया जाए। तो कर्मचारी के लिए भी इसकी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा है कर अधिकारी, जो टैक्स अथॉरिटी होते हैं, क्योंकि वो इसके आधार पर ही टैक्स की गणना करते हैं कि किसी व्यावसायिक संस्था में कितना टैक्स बन रहा है। तो टैक्स की का कैलकुलेशन करने के लिए भी इन सारे स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से ही किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है, उसके अंशों का जो मूल्यांकन किया जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू का मूल्यांकन होता है, उसी के बेस पर उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो किसी स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये तो बात हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि इससे किन लोगों को फ़ायदा मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन वजहों से बनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे की वजह क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कमियां भी हैं, यानी कि कुछ उसकी सीमाएं भी होती हैं, जिसका यानी कि हर तरीके से हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। कुछ उसमें कमियां भी हैं, तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं या उसकी क्या सीमा है कि उसके आगे वो काम नहीं कर सकता है। तो जैसे कि एक तो ये है कि मूल्य परिवर्तन का भाव, यानी कि अगर पिछले 5 सालों का 10 सालों का अगर हम डेटा उठाकर देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, उससे हम आपस में सबका कंपेयर करें, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मूल्य में परिवर्तन हो रहा, जो प्राइस इंडेक्स है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इसलिए कंपेयर करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स है पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, मूल्य में परिवर्तन हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मनी की वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसलिए चूँकि सबकी वैल्यू अलग अलग वर्षों में अलग अलग उसकी वैल्यू आ रही है, परचेसिंग पावर अलग अलग हो जाती है, तो उससे कंपेयर करना आसान नहीं है, क्योंकि चूँकि उसका जो वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू है, वो कम हो जा रही है। तो प्राइस इंडेक्स की वजह से, मूल्य परिवर्तन की वजह से सही अनुमान लगाना, सही कंपेयर करना, सही तुलना करना आसान नहीं है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जो वित्त से, मुद्रा से, पैसे से रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं, सिर्फ उन्हीं को इसमें दिखाया जाता है। कोई गैर वित्तीय लेन देन है, वो चाहे जितना भी ज़रूरी हो, कितना भी किसी संस्था के लिए इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे अगर एक मैनेजमेंट है किसी भी व्यवसायिक संस्था का, वो बहुत ही योग्य है, तो उसकी योग्यता के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं कहता है। किसी व्यवसायिक संस्थान में कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपस में, तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, श्रमिक के बीच में, तो वो जो डिस्प्यूट है उसके बारे में कोई जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिलती, जबकि ये डिस्प्यूट किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर डिस्प्यूट बनता ऐसे ही चलता रहेगा तो जो कंपनी की या व्यवसायिक संस्था की जो उसकी क्षमता है उत्पादन की, वो उत्पादन क्षमता प्रभावित हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर जो उसका लाभ है वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सिर्फ वित्तीय लेन देन की ही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा इसमें ऐतिहासिक प्रलेख है। ये ऐतिहासिक प्रलेख इसलिए है क्योंकि जब इसका एक अवधि, जो मैंने पहले बताया था 12 महीने की अवधि होती है, तो जब ये 12 महीने की अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से ये ऐतिहासिक प्रलेख हो जाता है, यानी प्रेजेंट में क्या स्थिति है वो चित्र नहीं बताता, वो सही स्थिति नहीं बताता, बल्कि वो
जो पूर्व की स्थिति थी उसके बारे में वो जानकारी देता है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी उसको अगर हम ध्यान ना दें इतना ज़्यादा, तो किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और बिना इसके ये नहीं पता लगाया जा सकता कि व्यावसायिक संस्था का लाभ कितना है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके की है। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।